हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देख पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट, ये विंडोज़ वगैरह ना थोड़ा सा ये गड़बड़ करते हैं, रीसाइज हो जाते हैं अपने आप ही ना। जस्ट अ मिनट, तो मैं थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज कर देता हूँ। अब ठीक है। हाँ जी। तो फिर स्टार्ट किया जाए आज का हमारा सेशन। ये बताओ, लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग अमित कुमार। दो अमित है हमारे पास। गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग आनंद। आनंद से तो कर चुके हैं। चलो ये बताओ, डाउट है किसी को? लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? इज एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। चलो, बहुत ही बढ़िया। डाउट पर डांट पड़ जाती है। चलो। ये मैं चेंज करना भूल गया कि आज क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ। आज हम करेंगे सेक्शन मॉडुलस। फिर पढ़ेंगे हम सेक्शन मॉडुलस फॉर डिफरेंट सेक्शंस। और फिर हम पढ़ेंगे स्प्लिट्ड बीम्स। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। लास्ट क्लास की डीबीपी सॉल्व कर ली, दो क्वेश्चन नहीं बने बस। चलो, बहुत ही बढ़िया। बाकी उन दो क्वेश्चंस का तुम वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, है ना। आगे चलते हैं। नाउ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन लिख लो सब लोग। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम एम आर लिख लेते हैं जनरली। वैसे ऐसे इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम एम आर लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग पूजा, राम राम शिवम। लास्ट क्लास, अच्छा। हिमांशु सिंह हम भी हैं। तुम, हिमांशु सिंह तुम भी हो? अच्छा, ठीक है। मुझे लगा था कि कोई और है हिमांशु सिंह। ओहो, ये स्क्रीन फ्रीज हो गई है। चलो खैर, कोई बात नहीं। ये बताओ, आप लोगों ने लिख लिया? गुड इवनिंग सिंघोल, गुड इवनिंग सुमित। लिख लिया? चलो, तो ना हम ये डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय अ सेक्शन विदाउट अंडरगोइंग फेलियर। तो अगर हमारे पास कोई बीम है, और इस बीम के ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है। ये लोड की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो इससे क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आ रहा है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर आ रहा है ना, ये वाले सेक्शन पर, फिक्स सपोर्ट पर। यहां पर जो सेक्शन है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर इस सेक्शन पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे, यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। यस और नो? ठीक है। यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहां पर लोड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर गुड इवनिंग। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आ, एक टाइम ऐसा आएगा कि बेंडिंग मोमेंट बढ़ते 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 जस्ट फेलियर की कगार पर पहुंच गया। जस्ट फेलियर की कगार पर पहुंच गया। तो उस वक्त जस्ट फेलियर की कगार पर पहुंचा, फेलियर हुआ नहीं है। मतलब हम जरा सा भी लोड और बढ़ा देंगे और इतना सा भी बेंडिंग मोमेंट बढ़ा, तब फेलियर हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये सेक्शन रेजिस्ट कर पा रहा है विदाउट अंडरगोइंग फेलियर, फेलियर नहीं हुआ, उस लिमिट तक
जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये रेजिस्ट कर पा रहा है, दैट बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आज सुबह यूट्यूब पर टॉस की क्लास क्यों नहीं ली? तो टॉस से ना डीडीए जेई में ना एक दो क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं ली। एक दो क्वेश्चन के लिए क्या आप करोगे? जितना अभी तक पढ़ लिया है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको पक्का करो, ठीक है। सर ये क्लास टाइमिंग सही नहीं है, इस क्लास को इवनिंग वॉक पर जाना चाहिए। तो चले जाया करो इवनिंग वॉक पे, मना कौन कर रहा है? तुम बार बार ये एहसास दिलाते रहते हो कि तुम्हारा बैच ना मतलब है ऐसा ही, ठीक है। एहसास दिलाए बिना तुम मानते नहीं हो। तुम्हारे बैच में आके पढ़ा के मुझे हर बार यही लगता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, है ना। उन बच्चों को पढ़ाओ जिन लोगों को पढ़ने का कोई मतलब है। खैर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय सेक्शन विदाउट अंडरगोइंग फेलियर, ठीक है ना। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लेक्सर फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई। सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ठीक है ना। अब हमको ये पता है कि बीम के अंदर जिस जगह पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा उस जगह का ही बेंडिंग मोमेंट लिखा जाएगा। बीम के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन जहां पर फेलियर हो रहा होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा पूरी बीम में, तो उस जगह का बेंडिंग मोमेंट हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर ये जो सेक्शन है, ध्यान देना, ये जो सेक्शन है यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा या तो टॉप फाइबर पर या बॉटम फाइबर पर, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या तो टॉप फाइबर पर आएगा या फिर बॉटम फाइबर पर आएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस जगह पर आ रहा है? यहां पर, ठीक है, सपोर्ट पर आ रहा है। अब ये कैंटिलीवर का बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज होगी सबके लिए एप्लीकेबल। जहां पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां का हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम में एकदम बीचों बीच में आ जाएगा। किसी और तरह की बीम में जिस जगह पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस जगह पर, और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह का। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहां पर आएंगे? टॉप फाइबर पर और बॉटम फाइबर पर। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर आएंगे? टॉप फाइबर पर, बॉटम फाइबर पर, सबसे वाली लास्ट लोकेशन पर, ठीक है ना। और इस बीम में जितने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ये ले सकती है वो फिक्स्ड है कि नहीं है? मान लो ये स्टील की बनी है, माइल्ड स्टील की बनी है, तो सिग्मा जितना मैक्सिमम ये ले सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जितना ये ले सकती है, कितना हो जाएगा? 250 मेगापास्कल। ये हमने पढ़ रखा है। स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है? 250 मेगापास्कल है, ठीक है। तो इस जगह पर और इस जगह पर जिस लोकेशन, जिस वक्त बेंड यहां पर लोड इतना ज्यादा हो गया और बेंडिंग मोमेंट यहां पर इतना ज्यादा हो गया कि ये स्ट्रेसेस सिग्मा वाई पहुंच गए हैं, ये स्ट्रेसेस जब सिग्मा वाई पहुंच गए हैं यानी परमिसिबल लिमिट तक पहुंच गए हैं, ठीक है, या यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच गए हैं, तब जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर आ रहा होगा, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बताओ ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? किसी को डाउट है इस बात पे? ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आया, दोबारा समझाएं क्या? जल्दी बताओ। राम राम हर्ष, क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर सिग्मा की जगह हम लिख लेते हैं सिग्मा मैक्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आर मैक्स मैक्सिमम, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ठीक है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ये भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, सॉरी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स इंटू आई
डिवाइडेड बाय आर मैक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। और आई बाय आर मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक्शन मॉडुलस जेड। इंटू जेड, ठीक है। सो दिस जेड इज सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो एक चीज यहां से क्या पता चल रही है कि सेक्शन मॉडुलस बीम का या क्रॉस सेक्शन का जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, बीम की बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है कि कितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट बीम रेजिस्ट कर सकती है। तो जब सेक्शन मॉडुलस बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बीम की मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी या बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस द स्ट्रॉन्गर इज द बीम, बेंडिंग में उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर ये बात, क्लियर। चलो आर मैक्स लिख दिया, वाई मैक्स लिख दें इसको, ये कह रहे हो तुम। चलो वाई मैक्स लिख देते हैं। नोटेशंस पे इतना ज्यादा ध्यान देते हो तुम, ठीक है। चलो क्लियर, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सेक्शन मॉडुलस का। तो अब ये जो सेक्शन मॉडुलस है ना, ये सेक्शन मॉडुलस के नाम में ही क्या आ रहा है, सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या है कि ये क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। सेक्शन मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे, सेक्शन मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी लिख लो एक पॉइंट। सेक्शन मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ये आई, तो जेड, ये आई बाय वाई पे डिपेंड करता है। आई भी क्या है, क्रॉस सेक्शन की ही प्रॉपर्टी है ना, क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो आई भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से, वो भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो जेड भी क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर मटेरियल चेंज करते जाएंगे तो मटेरियल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैंने ये वाली ऐसी बीम ले ली, चलो सिंपल सी बीम ले लेते हैं, है ना। मान लो मैंने ये वाली बीम ले ली और मैंने यही सेम बीम ले ली किसकी, एक बीम तो ले ली मैंने स्टील की, ठीक है, एक बीम ले ली मैंने कंक्रीट की। दोनों के डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो चाहे स्टील की बीम हो चाहे कंक्रीट की बीम हो, दोनों का सेक्शन मॉडुलस सेम हो जाएगा अगर दोनों की विड्थ डेप्थ, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है ना वो एक जैसा ही है, सेम क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों का सेम सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेक्शन मॉडुलस इनके मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों का सेक्शन मॉडुलस बराबर बराबर है। ये मटेरियल दूसरा है, ये मटेरियल दूसरा है, ठीक है ना। लेकिन इनकी विड्थ और डेप्थ सेम है, डेप्थ और विड्थ बराबर बराबर है अगर, तो सेक्शन मॉडुलस भी सेम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। अब इसी में ही अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैंने मटेरियल तो सेम लिया, जो मटेरियल ये है वही मटेरियल ये है, ठीक है ना, और इस सर्कल बना दिया, है ना, सेम एरिया का मैंने सर्कल बना दिया, तो इसका जो सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा वो इससे अलग हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस विल बी डिफरेंट। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दो अलग अलग मटेरियल की एक जैसा ही क्रॉस सेक्शन की बीम है, उन दोनों का सेक्शन मॉडुलस सेम रहेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, सेम मटेरियल अगर ले लिया, सेम मटेरियल भी ले लिया, तो सेम मटेरियल में अगर एरिया चेंज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, तो सेक्शन मॉडुलस बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो सेक्शन मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सो लिख लेते हैं, सेक्शन मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, सेक्शन मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इसका भी मतलब समझेंगे अब हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जिस तरह से एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उस पर डिपेंड करेगा हमारा सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसे डिपेंड करता है ना, ये समझते हैं, ये लिख लेते हैं पहले फिर समझेंगे। इफ मोर एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड farther away from neutral axis, more will be the section modulus। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर दूर पहुंचा देंगे, उतना ही ज्यादा सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर दूर पहुंचा दिया, दूर दूर पहुंचा देंगे तो सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं, सीधे सीधे क्रॉस सेक्शंस दे दिए मैंने आपको, और मैं आपसे कहूं कि आप बताओ किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा, है ना, बिना किसी कैलकुलेशन के क्या आप बता पाओगे? बिना कैलकुलेशन के मैं आपको ना कुछ क्रॉस सेक्शन दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको देख के बताना है कि किसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, किसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ये आपको देख के बताना है। चलो तो एक मिनट रुकना, ये सीधी क्यों नहीं हुई? ठीक है, अभी काफी हद तक ठीक है। ओके, सो एक ये रहा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन है लेकिन इसको ऐसे घुमा दिया। इन दोनों में से बताओ कि किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा, पहले वाले का दूसरे वाले का? पहले वाले का दूसरे वाले का, किसका ज्यादा होगा? आई सेक्शन तो मैंने क्वेश्चन में ही नहीं दिया, क्वेश्चन में आएगा जब आई सेक्शन, तभी तो हम आई सेक्शन देखेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा है जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया ना दूर दूर पहुंचा दिया है न्यूट्रल एक्सिस के, दोनों का एरिया बराबर बराबर है, ठीक है, एरिया इज सेम। लेकिन यहां पर जो एरिया है, ज्यादातर एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर है, जितना दूर पहुंचा देंगे उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। सेम नहीं रहेगा, सेक्शन मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस विल बी डिफरेंट फॉर दीज टू केसेस। अगर आप कहो तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए थोड़ी देर में करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना। और चलो अभी ना और भी सारे के सारे और भी केसेस के ना सेक्शन मॉडुलस देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे कि कितना चेंज आता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक सेक्शन मॉडुलस है, अलग अलग सेक्शंस के लिए हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, आई एम गिवन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो हमारे पास जो सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा? लेट अस से कि ये बी विड्थ है, दिस इज बी विड्थ, ठीक है, और हमारे पास डेप्थ है डी, इसकी डेप्थ डी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12 होता है, बी डी क्यूब बाय 12 होता है, यस और नो? ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12 हो जाएगा इसके लिए, राइट। और अगर सेक्शन मॉडुलस देखा जाए तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। तो वाई मैक्स कितना आ जाएगा? आप देखो न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से फाइबर का है, ये हो जाएगा वाई मैक्स हो जाएगा डी बाई 2, है ना। यहां पर भी वाई मैक्स देखेंगे इस डायरेक्शन में भी, तो ये भी वाई मैक्स हो जाएगा डी बाई 2, ठीक है। तो यानी z विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12 इंटू डी बाई 2, ये हमारे पास z आ जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 6, बी डी स्क्वायर बाय 6, ये आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस,
ठीक है, BD स्क्वायर बाय 6 आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाय 12 है और सेक्शन मॉडुलस है BD स्क्वायर बाय 6। यस, क्लियर? चलिए, सबने लिख लिया, आगे चलते हैं फिर। अगर सबने लिख लिया है तो लेट्स मूव ऑन टू सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन पर चलते हैं, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर भी न्यूट्रल एक्सिस कहां पर लाई कर रहा होगा? न्यूट्रल एक्सिस एकदम यहां पर लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच में है ना। अब इसके लिए जो आई होगा, आई का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। आई क्या होता है? पाई डी की पावर 4/64, कैपिटल डी लिख देते हैं इसको ना, आई डी की पावर 4/64। ये सबने बचपन में पढ़ रखा होगा। डायमीटर इसका कैपिटल डी है, ठीक है, दिस इज द डायमीटर। सो पाई डी की पावर 4/64, ये तो आ गया हमारे पास। क्या रिपीट क्या चीज करनी है? तुम एग्जैक्टली चीज पूछा करो। जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछा करो। ठीक है, अब यहां पर जो वाई मैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वाई मैक्स इज इक्वल टू D/2। वाई मैक्स इज D/2, राइट। यहां पर वाई मैक्स हो जाएगा D/2। तो अगर हमें सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है, ये क्या हो जाएगा? आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। आई कितना है? पाई डी की पावर 4/64, और वाई मैक्स कितना है? D/2। वाई मैक्स इज D/2, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? पाई डी क्यूब बाय 32, पाई डी क्यूब बाय 32, ये हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस। तो ये सेक्शन मॉडुलस किस तरह के सेक्शन के लिए हो गया? दिस इज सेक्शन मॉडुलस फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। क्लियर है? सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए ये हमारा सेक्शन मॉडुलस आ गया। रेक्टेंगुलर वाले में क्या रिपीट करना है? क्या चीज समझ में नहीं आई ये तो बताओ। शुरुआत से पूरा बताऊं क्या? चौसठ कब लेंगे और 32 कब लेंगे? किस में पूछ रहे हो? आई में या जेड में पूछ रहे हो? किस में पूछ रहे हो 64 कब लेंगे? टॉर्जन के केस में 32। तो जो आए वो 32 वाला आएगा ना बेटा। अभी 32 कहीं आया ही नहीं है, तो अभी से क्यों पूछ रहे हो? 32 तो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। आएगा वो, जब आएगा तब देखेंगे उसको। ठीक है, लिख लिया ये। एक बार रेक्टेंगुलर वाला स्टार्ट से तुम देख लेना ना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। स्टार्ट से पूरा ही बताना है एज इट इज सब कुछ। कुछ भी तुमको पल्ले ही नहीं पड़ा है इतनी देर में, तो फिर पूरा दूर शुरुआत से देखना। कोई अगर एक आध चीज स्पेसिफिक डाउट होगा वो बताया जा सकता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में। आगे चले। नेक्स्ट, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है ना। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पाई बाय 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। यहां पर कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी आउटर डायमीटर है, ये नहीं होगा। कैपिटल डी हो जाएगा बाहर वाला डायमीटर। कैपिटल डी इज आउटर डायमीटर एंड स्मॉल डी इज इनर डायमीटर, ठीक है।
स्मॉल डी इज इनर डायमीटर, कैपिटल डी इज आउटर डायमीटर। तो यहाँ पर आई ये हो जाएगा, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे हो जाएगा? पिछले केस में जो हमने सर्कुलर सेक्शन के लिए ये कैलकुलेट किया था ना, है ना, तो ये पूरे सॉलिड के लिए कैलकुलेट किया था। अब इसमें से अगर छोटे डायमीटर का, स्मॉल डी डायमीटर का एक सर्कल हटा देंगे तो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में माइनस करना पड़ेगा। तो पाई डी की पावर 4/64 ये इस बड़े वाले का था, ठीक है ना, और छोटे वाले का कितना था? पाई डी की पावर 4/64 ये छोटे वाले का था, है ना। अब इतना ये गायब हो गया है तो बड़े वाले में से ये छोटा वाले का गायब कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा? आई बाय वाई मैक्स, आई बाय वाई मैक्स। आई बाय वाई मैक्स, तो यहां पर वाई मैक्स क्या हो जाएगा? वाई मैक्स हो जाएगा d/2, वाई मैक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल D/2, ठीक है ना। तो यहां से वाई मैक्स डिवाइड कर देते हैं, तो z अपॉन z इज इक्वल टू π/32 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन मॉडुलस, क्लियर। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गया, लिख लिया। अब देखो आपके जो डाउट के टाइप होते हैं वो यही होता है कि सर पूरा शुरू से बता दो। ये कोई डाउट हुआ? ये तो तुम सुन ही नहीं रहे थे, ये चीज हुई है ना। इसीलिए बेटर यही है कि तुम्हारे डाउट सुने ही ना जाएं और अपने फ्लो में पढ़ा दिया जाए, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए अगर ऐसे दोबारा दोबारा बताने लग गए तो पूरा सिलेबस कभी हो ही नहीं पाएगा। अब देखो यहां पर सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पर लाई करेगी? ट्राइंगल के केस में आप ध्यान देना, ट्राइंगल के केस में न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस पर ही है, ठीक है, लेकिन ये कितनी कहां पर किस लोकेशन से लाई करेगी? ये हो जाएगा, लेट अस से दिस इज हाइट h ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल की ये हाइट h है, टोटल हाइट इज h, टोटल हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज h, ठीक है, बेस इज b, बेस इज b, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस इज h/3, h/3 and this is 2h/3, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस इस जगह पर हो जाएगी, है ना, यस, न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगी। तो आई कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई विल बी इक्वल टू bh³ bh³ हो जाएगा। और यहां पर z कितना हो जाएगा? z हो जाएगा आई बाय वाई मैक्स, और यहां पर वाई मैक्स कितना हो जाएगा? 2h/3। तो आई हो जाएगा हमारे पास bh³ डिवाइडेड बाय 2h/3, ठीक है, ये 3 12 24 हो गया, ये हो जाएगा bh²/24, bh²/24, ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा bh³/36 और सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा bh²/24। लिख लो जल्दी से। यस, बेस से h/3 पर न्यूट्रल एक्सिस हमेशा लाई करती है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ये सारे के सारे आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। मैंने देखा था स्टेट सर्विसेज वगैरह में ना, एसएससी जेईई में, स्टेट सर्विसेज में गेट में नहीं आते ये सब पूछने के लिए, ठीक है, गेट में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रायंगुलर सेक्शन दे दिया, वहां पर आप मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, ये सब निकालो, लेकिन स्टेट सर्विसेज वगैरह में ना ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, वैल्यूज पूछी जाती हैं, आसान नहीं हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। अब
हम देखते हैं हॉलो भी हो गया, ट्रायंगुलर भी हो गया, रेक्टेंगुलर भी हो गया, ये सारे के सारे सेक्शन हो गए। अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना अगर अलग एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो क्या करेंगे। जैसे अभी तक हमने देखा था कि हम ना न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, देखो सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वाई मैक्स से डिवाइड कर देना है। मतलब मेन चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, मेन चीज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप सेक्शन मॉडुलस बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, किसी भी टाइप, किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। बट मेन थिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी नोन। अब कई बार केसेस में क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस जैसे यहां पर ना होने की बजाय ना यहां पर है, बाहर है, ये किसी और जगह पर है ना। सेंट्रोइडल एक्सिस मान लो, अभी न्यूट्रल एक्सिस ना मानो, है ना, तो ये सेक्शन के अंदर लाई नहीं कर रही है या किसी सेंट्रोइड पर लाई नहीं कर रही है, ये कहीं और लाई कर रही है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो किसी भी और एक्सिस के अलोंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर ये वाला जो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया, ये सीजी वाली जो एक्सेस है, सीजी वाली एक्सेस यहीं पर ही न्यूट्रल एक्सेस लाई करता है, ठीक है, यहीं पर ही जनरली न्यूट्रल एक्सेस लाई करता है। लेकिन मान लो सीजी वाली एक्सेस पर न्यूट्रल एक्सेस लाई नहीं कर रहा, न्यूट्रल एक्सेस कहीं और है ना। कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल फोर्स जब आ रही हैं तब ना हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई नहीं करेगा। तो अगर किसी और एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्स है, ठीक है, ये वाली एक्सिस एक्सिस एक्स एक्स है और ये वाली एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो आपको अगर इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई जी जी प्लस ए इंटू डी स्क्वायर। डी लिखें या एच लिख देते हैं, एच ए एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आई जी जी क्या है, आई जी जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। आपको कैलकुलेट क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ए क्या है, दिस एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है ये एरिया हो गया। और एच क्या है, एच इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस, दोनों एक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एच है। तो आप इस एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करना हो तो न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट अगर आपको पता है, न्यूट्रल नहीं सॉरी सेंट्रोइडल एक्सेस के अबाउट अगर आपको पता है तो इसमें क्या करो, ए एच स्क्वायर ऐड कर दो तो आपको एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट आ जाएगा। नाउ दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट को हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम कहते हैं, दिस कॉल्ड एज पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर सेक्शन के लिए भी सेम हो जाएगा, किसी भी सेक्शन के लिए ये वैलिड है, ठीक है ना, किसी भी सेक्शन के लिए वैलिड है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमको पता है, हमको किसी और एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे हम, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई जी जी, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया, प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है, ये ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, यहां से ना कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं, लेट अस डू सम कैलकुलेशंस आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल इतना लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं, इतना लिख लो फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जहां पर जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है ना। अब अगर यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट है ना, कोई भी उसमें एक्सियल फोर्स वगैरह नहीं है, रुको एक एक करके बताता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ये हमारा एरिया है, ठीक है, इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा, सेंट्रोइड कहां पर होगा, जिसके अबाउट इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ये ठीक है ना, एकदम बीचों बीच वाला जो एरिया होगा ना वो सेंट्रोइड होगा। समझ में आया, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड समझ में आया, ये कभी चेंज नहीं होगा, जिसके अबाउट हम इसको बैलेंस कर सकते हैं वो सेंट्रोइड हो गया, ठीक है ना, जिसके अबाउट इसको बैलेंस कर सकते हैं ये सेंट्रोइड हो गया। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या, कि जिसके अबाउट
हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया और जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है ना, जहां से न्यूट्रल एक्सिस पास करेगी, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, टेंशन और कंप्रेशन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर या तो टेंशन या कंप्रेशन होगा और इसके नीचे उसके अपोजिट वाला हो जाएगा, ठीक है ना, वो एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगी। अब जनरली अकेला बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। अगर हम अकेला बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, प्योर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, तो अकेला जो न्यूट्रल एक्सिस होती है और सेंट्रोइडल एक्सिस होती है दोनों कोइंसाइड करती हैं। इसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही ये रोटेशन होगा इसका। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि बेंडिंग मोमेंट तो लगा दिया, साथ में कंप्रेशन भी लगा दिया, ठीक है, या फिर बेंडिंग मोमेंट तो लगा दिया, साथ में टेंशन भी लगा दिया, तब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर जाती है। क्यों कर जाती है न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट? ये कैसे पता चलेगा हमको न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करने का? ये हमको पता चलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। देखो दो चीजें आ रही हैं एक साथ, क्या समझने की कोशिश करना, दो चीजें एक साथ आ रही हैं। हमारे पास बीम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मतलब इसमें आपको डाउट कई बार रहता है, तो एक बार क्लियर कर लो अच्छे से, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए इस तरह से। तो देखो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट तो लगा ही था। अब अकेला अगर बेंडिंग मोमेंट लगा था तो अकेले बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होता है, अकेले बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपको इस तरह का स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से देखने को मिलता है बेंडिंग मोमेंट की वजह से, यस और नो? बेंडिंग मोमेंट की वजह से इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोन। अब इसके ऊपर अगर मैंने इसके साथ साथ बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ मैंने एक और फोर्स लगा दी, यहां पर मैंने कंप्रेसिव फोर्स भी लगा दी, ठीक है ना, यहां पर कंप्रेसिव फोर्स भी लगा दी। अच्छा, इसमें टॉप पर कंप्रेशन आ रहा था और बॉटम में टेंशन आ रहा था। बेंडिंग मोमेंट इस तरह से लग रहा है, तो टॉप पे कंप्रेशन था, बॉटम में टेंशन था। मैंने यहां पर कंप्रेशन फोर्स और लगा दी। अब ये जो P फोर्स लग रही है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रही है P। अब P की वजह से, अगर अकेला P की वजह से देखोगे तो क्या हो जाएगा, अकेला P की वजह से देखोगे तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसका ना बेंडिंग मोमेंट का ना साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऊपर हो गया टेंशन, नीचे हो गया कंप्रेशन, ठीक है ना। तो टेंशन में क्या है, इस तरह से खिंच रहा है इस तरफ को, है ना, ये पुल कर रहा है ना। और यहां पर फोर्स P लगा दी है हमने, यहां पर फोर्स P लगा दी है, तो फोर्स P की वजह से यूनिफॉर्म कंप्रेशन जाएगा ना, यूनिफॉर्म कंप्रेशन, यस और नो? ठीक है, तो फोर्स P की वजह से जाएगा यूनिफॉर्म कंप्रेशन। इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से यूनिफॉर्म कंप्रेशन पूरे सेक्शन पर देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म कंप्रेशन पूरे सेक्शन पर देखने को मिलेगा इस तरह से। अब जब आप इन सबको ऐड कर दोगे ना, तो यहां पर सिग्मा टेंशन आ रहा है, यहां पर सिग्मा कंप्रेशन आ रहा है, वैल्यूज जो भी हो, है ना, यहां पर सिग्मा टेंशन ड्यू टू बेंडिंग, यहां पर सिग्मा कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग, है ना, और ये सिग्मा कंप्रेशन ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट फोर्स, ठीक है ना, ये सिग्मा कंप्रेशन। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जाए तो जो मोमेंट की वजह से अलग से जो स्ट्रेसेस थी और इस लोड की वजह से अलग से जो स्ट्रेसेस थी, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी इन दोनों का इफेक्ट एक साथ में देखने को मिलेगा, है कि नहीं है? ये चीज समझ में आई? अब यहां पर टेंशन और यहां पर कंप्रेशन, तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? टेंशन विल बी रिड्यूस्ड और नॉट, है ना? हो सकता है जीरो भी हो जाए, हो सकता है कि टोटल कंप्रेशन ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो यहां पर ना इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो पता नहीं कह सकते कि कैसी स्ट्रेस आएगी, लेकिन मान लेते हैं यहां पर टेंशन और कंप्रेशन दोनों बराबर बराबर हैं। अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो यहां पर जीरो आ जाएगी, यहां पर जीरो आ जाएगी, यस और नो? ऊपर जीरो आ जाएगी। अगर ये टेंशन और ये कंप्रेशन बराबर बराबर है तो यहां पर आ जाएगा जीरो, जीरो, ठीक है। अब यहां पर भी कंप्रेशन है, नीचे देखो, अब यहां पर भी कंप्रेशन है, यहां पर भी कंप्रेशन है, दोनों कंप्रेशन है, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों भी बराबर रहती हैं आपस में, ये दोनों बराबर रहती हैं और ये भी बराबर हमने लेके चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, 2 टाइम्स कंप्रेशन आ जाएगा, तो 2 टाइम्स कंप्रेशन आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बताओ, जब ये दोनों के दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं तो इस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? अब न्यूट्रल एक्सिस यहां पर आ गई कि नहीं आ गई? जिस फाइबर पे जीरो स्ट्रेसेस हैं, जीरो स्ट्रेन्स हैं, वो वाला फाइबर टॉप वाला फाइबर बन गया है।
तो जब बेंडिंग मोमेंट अकेला एक्ट कर रहा होता है ना, अकेले की वजह से न्यूट्रल एक्सेस और सेंट्रोइडल एक्सेस हमेशा सेम रहेंगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के साथ कोई एक्सियल फोर्स भी आ गई ना साथ में, तब न्यूट्रल एक्सेस हमारी शिफ्ट हो जाती है, लेकिन सेंट्रोइडल एक्सेस तो चेंज नहीं होगी ना। तो ये सेंट्रोइडल एक्सेस तो हमेशा यहीं रहेगी, लेकिन न्यूट्रल एक्सेस ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है, इस केस में न्यूट्रल एक्सेस यहां पर हो गई है ना, इस केस में दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सेस? ये वाली लाइन अब न्यूट्रल एक्सिस बन गई है जब अकेला बेंडिंग मोमेंट नहीं है तब, है ना, बेंडिंग मोमेंट के साथ कोई एक्सियल फोर्स भी है तब, उस केस में। क्लियर है? तो कई बार हमको ना सेंट्रोइडल एक्सिस की जगह कहीं और न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, इट कैन गो आउटसाइड द सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, वो आप पढ़ोगे बाद में मेरे ख्याल से आरसीसी वगैरह में, कॉलम्स में, या फिर उतने लेवल तक शायद आपको ले भी ना जाया जाए, है ना, उस लेवल तक के क्वेश्चंस आते भी ना हो, गेट में जरूर हम पहुंचते हैं उस लेवल तक। ठीक है, कि न्यूट्रल एक्सेस सेक्शन के बाहर भी चली गई। खैर, अभी यहां पर देखते हैं, यहां पर अब ये मान लेते हैं कि हमको हमारी जो न्यूट्रल एक्सेस है, न्यूट्रल एक्सेस यहां पर है। ठीक है, बेस पर। तो बेस पर अगर न्यूट्रल एक्सेस आ गई, है ना, तो इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं। ये वाली न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, बॉटम एक्सिस के अबाउट आपको क्या कैलकुलेट करना है? बॉटम एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाए तो फिर आप बता सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम कौन सी थ्योरम लगाएं यहां पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लिया था ना हमने, had we written parallel axis theorem? yes, parallel axis theorem हमने लिख लिया था। ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब अप्लाई करते हैं। तो जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर रेक्टेंगुलर सेक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाली जो न्यूट्रल एक्सिस है इसको मान लेते हैं आई एक्स एक्स, इसको एक्स एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस से दिस इज एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अब ये लेकिन न्यूट्रल एक्सिस नहीं रहेगा, लेकिन सेंट्रोइडल एक्सिस अभी भी रहेगा। तो आई सी जी प्लस ए एच बार एच स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एच नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ आई सी जी, वो तो यही रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो था। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना है इस पूरे क्रॉस सेक्शन का? बी इंटू डी, एरिया है बी डी। ठीक है, और एच कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एच, तो एच विल बी इक्वल टू डी बाय 2। ठीक है, तो यहां पर डी बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे। बताओ इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? आज अच्छे से समझ में आ रहा है? ज्यादा फालतू के डाउट नहीं आ रहे ना? अभी हम भी कूल तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतने पार्ट में कोई दिक्कत क्या? ये क्लियर है ना? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 4, नहीं सॉरी बी, हाँ बी डी क्यूब बाय 4। तो बी डी क्यूब बाय 12 प्लस बी डी स्क्वायर बी डी क्यूब बाय 4 क्या हो जाएगा? बी डी क्यूब बाय 3, बी डी क्यूब बाय 3 आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी आई एक्स एक्स। तो ये वाला भी ना याद कर लेना, क्योंकि क्या कहते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ना सीधे सीधे पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो ये जितने भी हम बॉक्स में रखते जा रहे हैं ना, ये आप याद कर लो, है ना। अब यहां पर वाई मैक्स क्या हो जाएगा? अगर इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई मैक्स क्या हो जाएगा? वाई मैक्स पूरा डी के बराबर हो जाएगा। तो जेड भी आ जाएगा यहां पर बी डी स्क्वायर बाय 3, है ना। तो जेड भी चलो लिख ही लेते हैं, जेड विल बी इक्वल टू इन दिस केस बी डी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, लेकिन इसको याद ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो डी बाय 2 क्यू। डी क्यों नहीं लिए? कहां पर? एच का डिस्टेंस, तुम डी 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 ले लें तो किस किस के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है ये बताओ नंदलाल? न्यू, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेंगे कि अपने मन से जो भी कुछ हमारी मर्जी चल रही है क्या? कि चलो मन में आया जो डिस्टेंस लेना है ले लिया। किस किस के बीच में डिस्टेंस लेना है? ये वाला डिस्टेंस है ना, ये तुम बता दो, ये डी है या डी बाय 2 है? सेंट्रोइडल एक्सिस और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? लिख लिया?
आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट जल्दी बताओ। डीपीपी के क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे बनते हैं ना, पहली बार में ही सब एकदम से ऐसा थोड़ी होता है कि आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा और कल आप एक्सपर्ट बन जाओ। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मैंने तो अभी एडमिशन ले लिया, मेरा तो एग्जाम ही क्रैक हो गया, है ना। ऐसा नहीं होता, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। धीरे धीरे ही आप एक्सपर्ट बनोगे, लेकिन प्रोसेस अगर आप फॉलो करते जा रहे हो, क्या डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तरीके से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आप ये देखो कि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आप करते जाओगे, 3-4 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे जब ये सारे क्वेश्चंस, तब आप शुरुआत में ही पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए, अब ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस था, अब यहां पर हमारी नई एक्सिस आ गई है एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस सर्कल के लिए हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, आई सी जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहां पर एच कितना है, ये वाला डिस्टेंस है एच। एच की वैल्यू कितनी होगी सभी बच्चे बताएंगे, एच की वैल्यू डी है या डी बाई टू है, डायमीटर के बराबर है या डी बाई टू के बराबर है एच की वैल्यू। एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है, डायमीटर के हाफ के बराबर हो गई, डी बाई टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4/64 प्लस पाई डी की पावर 4/2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा 5 पाई डी की पावर 4/64, ये आई एक्स एक्स यहाँ पर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा नहीं जाता, तो इसीलिए मैं इसको बॉक्स में नहीं लिख रहा, लेकिन हमने प्रैक्टिस के लिए जरूर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डी बाई टू है ना, बिल्कुल सही है, तो हमने प्रैक्टिस के लिए जरूर कैलकुलेट कर लिया, ये पूछा नहीं जाता, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं भी बॉक्स में नहीं रख रहा। आ भी गया तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, या फिर याद करना है तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने कैलकुलेट करके यहां पर लिख लिया, यस 5 पाई डी की पावर 4/64 हो जाएगा, है ना। z कैलकुलेट करना है तो d बाई टू से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये 5 d बाई टू से नहीं करेंगे, d से करेंगे, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इस एक्सेस से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फाइबर जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही होगी, वो डिस्टेंस हो जाएगा d। तो पाई डी की पावर 3 5 पाई डी की पावर 3/64 हो जाएगा, यस वाई मैक्स विल बिकम डी, ठीक है ना। तो z भी लिख ही लेते हैं, z हो जाएगा 5 पाई डी क्यूब बाय 64, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। होलो के लिए ये छोड़ दो, नहीं कर रहे कैलकुलेट, ठीक है ना। ट्राइंगल के लिए कर लेते हैं, तो बेस के अबाउट ना, ट्राइंगल के लिए भी ना क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस के अबाउट बताइए, है ना। तो ये एक्स एक्स एक्सेस हमारे पास, एक्स एक्स एक्सेस, तो इसका जो ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है ना, ये आता है यहां पर डिवाइडेड बाय 36 है ना, डिवाइडेड बाय 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम इसको h नहीं लिखेंगे, हम इसको ना h बार लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो h में और h बार में। देखो h अलग है, यहाँ पर ये हाइट बता रहा है h, और h बार क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस। अभी इस केस में ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो रही है, तो न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है, ये h बार बता रहा है, और ये h/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगर आई एक्स एक्स कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आई अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यूब
बाय 36 प्लस एरिया ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच इंटू एच डैश एच बार स्क्वायर करना है ना, एच बार की वैल्यू है h/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा bh³/36 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया, तो ये हो जाएगा bh³/18। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, 1/36 प्लस 1/18 कितना आ रहा है, 1/36 प्लस 1/18 ये आ रहा है 1/12, तो ये हो जाएगा bh³/12, bh³/12। ठीक है, ये IXX आ गया, सबको क्लियर है। तो ये वाला भी ना एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगर आपको z कैलकुलेट करना है तो z में क्या करोगे आप, सीधे h से डिवाइड कर दोगे आप, bh²/12 हो जाएगा। फॉलो वाला फॉर्मूला ही लिखा दें, लिखा देते हैं। कुछ बच्चे मुझे लगता है कि इसलिए आए हैं कि बाकियों को तो ना पढ़ने दें, हमारा तो कुछ नहीं होना, लेकिन हम बाकियों को भी थोड़ा सा परेशान कर लें। सोनू कुमार लगता है वन ऑफ देम, जिस चीज का कोई मतलब नहीं है। चलो मैं लिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी बच्चे मत लिखना। शायद मुझे टेस्ट कर रहे होंगे कि सर को आता है कि नहीं आता, सर कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, फॉलो सर्कल के लिए बताओ किस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट निकाल देते हैं। ठीक है, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये समझ लेना। IXX हो जाएगा I सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस AH²। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट था ये π/64 d⁴ माइनस d⁴ प्लस एरिया हो जाएगा π/4 d² माइनस d² इंटू डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/64 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ प्लस π/16 d⁴ माइनस d²। ठीक है, तो ये IXX आ गया। अब आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो चाहो ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब आप खुद ही सोच सकते हो इसका ऑब्जेक्टिव में क्यों नहीं पूछा जाता। ठीक है, z निकालने के लिए y मैक्स कहाँ से कहाँ तक लें। देखो y मैक्स क्या है, y मैक्स का मतलब आप समझो कि जो एक्सट्रीम फाइबर है उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से लेना है। y मैक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कहीं लिख दें, कहीं लिख देते हैं, चलो यहां पर लिख देते हैं y मैक्स डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस है दैट विल बी y मैक्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है, तब y मैक्स कितना था, एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस यहां से d/2 था और यहां से भी d/2 था, तो कोई सा भी ले लो आप, है ना, मैक्सिमम वाला डिस्टेंस हमको लेना है। ठीक है ना, तो d/2 से डिवाइड किया हमने यहां पर। लेकिन जब यहां पर आ गया न्यूट्रल एक्सिस, इस जगह पर न्यूट्रल एक्सिस आ गया, उस केस में हमारा y मैक्स कितना हो जाएगा, अभी एक्सट्रीम फाइबर ये हो चुका है ना, और ये न्यूट्रल एक्सिस हो चुकी है। तो न्यूट्रल एक्सिस इज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और इसका डिस्टेंस एक्सट्रीम फाइबर से कितना है, d है। समझ में आई बात यहां पर इस वाले केस में। गुड इवनिंग सोनू सिंह पटेल। ठीक है, चलिए सर्कुलर वाले में देख लेते हैं। जब न्यूट्रल एक्सिस यहां पर थी तो एक्सट्रीम फाइबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा, ये वाला एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। तो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा, y मैक्स d/2 के बराबर। यहाँ अगर ऊपर वाला देखना है तब भी बराबर आएगा, नीचे वाला देखना है तब भी बराबर आएगा, दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे, d/2 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है,
हॉलो सर्कुलर, न्यूट्रल एक्सिस जब यहां पर था तब भी वाई मैक्स कितना हो जाएगा, ये वाला फाइबर। दिस इज द एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम फाइबर यही है, तो इसका डिस्टेंस d/2। या फिर आप यहां से देख सकते हो ये वाला भी एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। लेकिन जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस यहां पर आ गई है तब एक्सट्रीम फाइबर क्या है, ये, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d हो जाएगा यहां से न्यूट्रल एक्सिस से। क्लियर, ठीक। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के केस में देखो, जब हमारी न्यूट्रल एक्सिस यहां पर है तो एक्सट्रीम फाइबर हम ये सबसे ऊपर वाला फाइबर लेंगे या फिर नीचे वाला एक्सट्रीम फाइबर लेंगे। कौन सा वाला फाइबर एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा, विच फाइबर, टॉप वाला फाइबर या बॉटम वाला फाइबर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है न्यूट्रल एक्सिस से। डिस्टेंस ज्यादा किसका है, 2h/3, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वाला एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस जो न्यूट्रल एक्सिस से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2h/3, ठीक है, 2h/3 से डिवाइड किया। लेकिन जब हमारी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर आ गई है, बेस पर आ गई है, तब हम ये वाली हाइट ले लेंगे, विल टेक दिस हाइट। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो वाई मैक्स क्या है, ये सबको समझ में आ गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करनी है सबको समझ में आ गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज क्लियर टू यू, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत, अच्छे से क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था कि सेंट्रोइडल एक्सिस में और न्यूट्रल एक्सिस में क्या डिफरेंस है। सेंट्रोइडल एक्सिस हमेशा बीच से ही पास होगी, जहां से पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है, वही सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएगी। अब वो सेंट्रोइडल एक्सिस जब इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तब ये ऐसे दिखाई देगी, और इस एक्सिस के अबाउट भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट, है ना, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही होगी उस एक्सिस के अबाउट देखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस भी इसी तरह से, अगर बेंडिंग इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, अगर अकेला बेंडिंग मोमेंट है, तब न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड करेंगे। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ अगर एक्सियल फोर्स भी आ गई है तो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन चेंज हो जाती है ना, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन चेंज हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अभी देखो ये 3D डायग्राम मैंने बनाया है, 3D डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारा जो क्रॉस सेक्शन था वो कुछ इस तरह का था, और क्रॉस सेक्शन वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये था हमारा क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये मान लो कि हमारी ये रही एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस, और इस मेंबर की जो लेंथ के अलोंग से जा रही है दैट इज जेड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मेंबर की लेंथ के अलोंग, लंबाई की दिशा में, मेंबर की लंबाई की दिशा में जो जा रही है वो जेड एक्सिस है, ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस। अब जब तक बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, अच्छा ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस है कि नहीं है बताओ, एक्स एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, यस और नो, एक्स एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, सबको पता है। लेंथ के जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस भी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस हैं। अगर इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगेगा, है ना, इस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगेगा, तो वो मूवमेंट क्या जनरेट करेगा, बेंडिंग जनरेट करेगा या टॉर्जन जनरेट करेगा, बेंडिंग मूवमेंट जनरेट करेगा या टॉर्जन जनरेट करेगा, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगेगा तो अगर एक्स एक्स एक्सिस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने शायद नहीं, पक्का फर्स्ट चैप्टर में हमने देख रखा है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट लगता है तो क्या होता है, वो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट करता है, ठीक है ना। बेंडिंग मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा, मान लो इस तरह से लग रहा है तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, इस तरह से आएगा, है ना, दैट विल प्रोड्यूस कंप्रेशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम, ठीक है। अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा होगा तब भी बेंडिंग आएगी, और अगर ऐसे में लग रहा है तो यहां पर कंप्रेशन और यहां पर टेंशन, ठीक है ना, तो ये वाई वाई एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, वाई वाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट लगेगा तो, ठीक है। अब मान लो जेड जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट एक्ट कर रहा है, जेड जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट एक्ट कर रहा है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन को इस तरह से घुमा रहा है, तो तब वो क्या हो जाएगा, टॉर्जनल मूवमेंट हो जाएगा, तब वो टॉर्जनल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली जो एक्सिस आती है ना, ये वाली एक्सिस, जेड वाली एक्सिस, इसको कहते हैं हम पोलर एक्सिस, ठीक है, ये एकदम बीचों बीच से पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस। मेंबर की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कहते हैं उसको, यस और नो, वी कॉल इट एज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वी कॉल इट एज पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस जब इसके अबाउट टॉर्जन लग रहा हो, जब इसके अबाउट मूवमेंट लग रहा हो, ठीक है ना, तो इस तरह से रोटेशन हो रहा होगा तब ये हो जाएगी पोलर एक्सिस, ठीक है। और पोलर एक्सिस के अबाउट फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। अब देखो जब बेंडिंग मूवमेंट इस तरह से लग रहा है तब हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं
एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ठीक है ना। तो जब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ले रहे हैं? जब मोमेंट एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट वाला लिया जाएगा, ठीक है। जब मोमेंट वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वाई वाई एक्सिस के अबाउट वाला लिया जाएगा, ठीक है। अब जब मोमेंट जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट वाला लिया जाएगा, और वो वाला जो हो जाएगा वो क्या कहेंगे उसको? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। दैट विल बी कॉल्ड एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। क्लियर है सबको या नहीं है? पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है तो टॉर्जन क्रिएट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेशन क्रिएट कर रहा है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले समझते हैं, टॉर्जन वाले चैप्टर के अंदर इसका टॉर्जन फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना जेड एक्सिस के अबाउट, दैट विल बी बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई जेड जेड जो हो जाएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। देखो अब यहां पर देखो, ये जो दो एक्सिस हैं ये इस प्लेन की ही, इस प्लेन में ही लाई कर रही है ना। एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही लाई कर रही हैं। एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस क्रॉस सेक्शन के प्लेन में लाई कर रही हैं, और जेड जेड एक्सिस क्या है? इस प्लेन से परपेंडिकुलर जा रही है। जेड जेड एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर जा रही है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो हैं, जो प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, है ना। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यस और नो? समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमको कैसे मिला? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली कोई और क्रॉस सेक्शन हो, है ना, ये इस तरह से लाई कर रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक है ना। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है? ये रही जेड जेड एक्सिस, ये जेड जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो इसके प्लेन में लाई कर रही है ये एक्स एक्स एक्सिस मान ली, है ना, और ये वाई वाई एक्सिस मान ली। तो यहां पर भी सेम चीज होगी। अगर आई एक्स 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 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर आप ऐड कर दोगे इन दोनों को, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर के केस में तो हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। डायमीटर अगर डी है तो आई जेड जेड कितना हो जाएगा? यहां पर आई जेड जेड आई पी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जेड जेड एक्सिस के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है ना। तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा? आई एक्स हो जाएगा पाई डी की पावर 4/64 प्लस पाई डी की पावर 4/64, ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4/32, ठीक है ना। तो आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट होगा, जेड जेड एक्सिस के अबाउट, एंड दैट विल बी दिस मच। ये हम टॉर्जन में यूज करेंगे, दिस विल बी यूज्ड इन टॉर्जन, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये आ गया। क्लियर है? सर स्फीयर के लिए थ्योरम लगा सकते हैं, स्फीयर के लिए, स्फीयर की बीम बनती है क्या? बताओ। हाँ, स्फीयर की बीम शाफ्ट क्या बनता है जिसमें ये लगाएंगे? और स्फीयर में क्या क्रॉस सेक्शन सेम है? देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सेम है, इसके पीछे वाला क्रॉस सेक्शन उतना ही है, उसके पीछे वाला क्रॉस सेक्शन उतना ही है, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर में तो हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चेंज हो रहा है, आई एक्स एक्स भी चेंज हो रहा है, आई वाई वाई भी चेंज हो रहा है हर एक जगह पर। तो फिर पोलर किसके अबाउट निकालोगे? कौन से सेक्शन के अबाउट निकालोगे? सिलेंडर में वाई एक्सेस की जगह पर जेड एक्सेस कैसे होता है? हमारी मर्जी से होता है। अच्छा, जेड एक्सेस क्या भगवान ने दे रखा है कि वर्टिकल जो एक्सेस होगी वो हमेशा वाई एक्सेस होगी?
क्या ऐसा भगवान ने शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? भगवत गीता में या पुराणों में, वेदों में कहीं लिखा हुआ है कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस है? नहीं ना। हमारी मर्जी है, हम किसी भी एक्सेस को वाई बोल दें, किसी भी एक्सेस को एक्स बोल दें। किसी ने रोक रखा है तुमको? मैं, मेरी मर्जी, मैंने जेड बोल दिया इसको, बस। ठीक है, चलिए, ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फ्लिज्ड बीम्स। फ्लिज्ड बीम्स क्या होती हैं? फ्लिज्ड बीम्स ऐसी बीम्स होती हैं, ऐसी कंपोजिट बीम्स होती हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो संघर्षों से ही इंसान महान बनता है। ठीक है, मेहनत करने से और संघर्षों से जूझने से ही इंसान महान बनता है। ठीक है, चलो, तो ये कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया। अब इसके ऊपर ना कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं डीपीपी में दूंगा। पहले ना फ्लिज्ड बीम समझा देते हैं, पहले फ्लिज्ड बीम कवर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फ्लिज्ड बीम क्या होती हैं? आपने आपने बचपन में देखा होगा, शुरू बचपन में कभी अगर आपने पुराने टाइम में गाँव में गए होगे तो जो बीम होती थी वो लकड़ी की होती थी, लकड़ी की बीम, वुडन बीम्स देखी थी आपने? लकड़ियों की बीम देखी थी गाँव में? या पुरानी कभी इमारतें देखी हो, पुराने घर वगैरह देखे हो, वुडन बीम्स होती थी, लकड़ी की बीम्स होती थी, है ना? ठीक है, तो पहले जो लकड़ी की बीम्स होती थी, अब उनको क्या है कि उनको ना मजबूत करने का टाइम आ गया कि हमें मजबूत करना है, उन वुडन बीम्स को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ना इनके ऊपर स्टील की कुछ प्लेट्स वगैरह चिपका देते हैं। स्टील की प्लेट चिपका दी ऐसे करके, स्टील की प्लेट चिपका दी ऊपर नीचे, तो ये हो गई मजबूत। ठीक है ना, पहले लकड़ी की थी, इतनी इतनी थी, है ना, स्टील की प्लेट चिपका दी तो ये हो गई मजबूत हो गई। ठीक है, लेकिन स्टील की प्लेट दो तरह से चिपकाई जा सकती हैं। एक तो मैंने ऐसे जो बता दिया फिगर में, ऐसे चिपका दी, और दूसरा तरीका ये है ऐसे चिपका दी। ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सा ज्यादा अच्छा तरीका आपको लग रहा है, किस तरह से चिपका दिया जाए ज्यादा सही रहेगी? टॉप एंड बॉटम पे लगा दिया जाए, पहला वाला तरीका ये ज्यादा सही है, या फिर साइड में लगा दिया जाए ये ज्यादा सही है? एरिया दोनों का सेम ही प्रोवाइड किया है। ये वाली स्टील प्लेट का जितना एरिया है, अब इसकी चौड़ाई कम थी तो इसकी मोटाई ज्यादा, है ना? अब इसकी इसकी क्या कहते हैं, लेंथ ज्यादा है तो लंबाई ज्यादा है, तो इसकी चौड़ाई कम कर दी। मतलब कुल मिला के एरिया बराबर बराबर रखा है, ताकि हम ये ना अंतर कर पाए, हम ये ना अंतर कर पाए, हम ये ना कहें कभी कि इसमें ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एरिया प्रोवाइड किया। ज्यादा एरिया नहीं, बराबर एरिया। हम यहां पर क्या काम करते हैं? खर्चा सेम होना चाहिए, सेम खर्चे पर ही दोनों में से कौन ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, तो जब सेम एरिया लगाएंगे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं वन वाला, पहला वाला ज्यादा सही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सेकंड वाला ज्यादा सही है। ठीक है ना, तो अब आप सेक्शन मॉडुलस जरा याद करो। सेक्शन मॉडुलस में हमने क्या कहा था कि न्यूट्रल एक्सिस से जितना ज्यादा दूरी पर एरिया हो जाएगा, उसका सेक्शन मॉडुलस उतना ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूरी दूरी पर एरिया पहुंचा देंगे, जितना दूरी दूरी पर एरिया पहुंचा देंगे, तो किसमें ज्यादा दूरी तक पर एरिया पहुंचाया जा रहा है? अच्छा, स्टील ज्यादा ही स्ट्रेस लेगा ना लकड़ी से? स्ट्रेस जो होगा स्टील के अंदर वो लकड़ी से ज्यादा ही होगा, है ना? स्ट्रेस स्टील के अंदर लकड़ी से ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और हमने इसको दूर भी पहुंचा दिया तो ये और ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है ना, ये स्ट्रेस तो ज्यादा लेता है, लेकिन हमने ना इसको उतना दूरी पर नहीं पहुंचाया। अगर इसको ज्यादा दूरी पर पहुंचा दें, ज्यादा दूरी पर पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगा। ठीक है ना, तो ये पहले वाले केस में टॉप एंड बॉटम जब है, पहले वाले केस में ज्यादा बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर पाता है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है पहले वाले केस में ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये होती है फ्लिज्ड बीम्स। फ्लिज्ड बीम्स, ठीक है, तो फ्लिज्ड बीम में लिख लेते हैं आप, राइट डाउन, इट इज अ कंपोजिट बीम इन विच, अभी ये डायग्राम मिटा देते हैं, चलो बना रहने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है,
फ्लिज्ड बीम के अंदर डेफिनेशन लिखो आप, इट इज अ कंपोजिट बीम इन विच it is a composite beam in which wooden beams are strengthened by providing wooden beams are strengthened by providing metal flitching either at top and bottom metal flitching either at top and bottom or at sides सर व्हाई वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तुम्हारा खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी गुड। सर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अगर आप टॉप एंड बॉटम पर लगा रहे हैं तो वुड को वाटर से, अरे भैया हम वाटर पानी इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट कब ये ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट कब ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, तो हम स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी वगैरह की चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो फिर आप कह दो कि सर इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी बीम में दीमक लग गई, कौन सी बीम में दीमक नहीं लगी, सर कौन सी बीम में हमने लाइट लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जिस बीम का डेप्थ ज्यादा होगा क्या वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिस बीम का डेप्थ ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बेंडिंग में। लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ क्रिएट करने की वजह से और बहुत ज्यादा पतला भी कर दिया, तो ऐसे इतनी पतली बीम बना दी, ठीक है, तो क्या होगा, कल एक सिचुएशन बताई थी कि वो साइड में बकल कर जाएगी, है ना, साइड में बकल कर जाएगी। हाँ गणेश तुम्हारा क्वेश्चन मैंने देख लिया, पहले तुमने हिंदी में यही क्वेश्चन पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों फाइंड करते हैं, अब तुम इंग्लिश में पूछ रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों फाइंड करते हैं, तो मैंने बता दिया ना, अवार्ड विनिंग क्वेश्चन है ये, इसको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, खुश हो जाओ। सर इन 222 केस स्टील डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहा, अच्छा इसमें स्टील डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, इसमें बीच में फेविकॉल लगा है शायद, है, इसमें लकड़ी टूट जाएगी, इसमें लकड़ी नहीं टूटेगी, तुमने तोड़ के देखा क्या, क्यों लकड़ी टूट रही है, हाँ बकल बकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिट तक ही हम सेक्शंस को पतला रख सकते हैं, ठीक है, अब टिल वन लिमिट ओनली, सर्टेन लिमिट ओनली। चलो तो हम अब आगे चलते हैं, है ना। हाँ इसमें एक और चीज लिख लो, नीचे एक पॉइंट लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट टॉप एंड बॉटम फ्लिज्ड बीम्स are 3 to 5 times stronger than side flitched beams, साइड फ्लिज्ड बीम्स, ठीक है। चलो डन है, डन, आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जाएं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जाएं। आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये लिख लिया सबने, जल्दी से पहले बताओ, सब लोग लिख लो, जल्दी से बताओ, कलर वाइट कर दो, ब्लैक देखा है, ब्लैक देख रखा है पहले ही, तो वाइट कर दें, ठीक है, वाइट देख लोगे तो फिर से ब्लैक कर देंगे, चलो ये वाइट दिखा देते हैं, ये लो वाइट भी देख लिया, तो वाइट भी अब देख रखा है तुमने, तो अब ब्लैक ब्लैक कर देते हैं,
ठीक, आगे चलते हैं। सर जैसे बेलन को ट्रांसवर्सली तोड़ सकते लेकिन लॉन्गिट्यूडिनली नहीं, तो खूब बेलन खाए हैं तुमने, है ना, पता है कि कैसे टूटता है बेलन, किस तरह से मार पड़ती है तो टूटता है। सर वाई मैक्स सेक्शन मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर वाई बढ़ने से सेक्शन मॉडुलस कम होगा, तो वाई, वाई का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? वाई का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? वाई से मतलब क्या है तुम्हारा? डेप्थ। वाई तो दिखा रहा है, वाई क्या शो कर रहा है? वाई शो कर रहा है, वाई शो कर रहा है, वाई कि यहाँ पर का डिस्टेंस वाई, यहाँ पर का डिस्टेंस वाई, यहाँ पर का डिस्टेंस वाई, है ना, तो वाई तो अलग अलग है पूरी बीम के अंदर, सेक्शन मॉडुलस कांस्टेंट है बीम का। चलो आप लोग ना डाउट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्लास खत्म होने के बाद पूछना, ठीक है? हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे नहीं तो, है ना, क्वेश्चन रह जाए चलेगा क्या? बताओ आप। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ठीक है? अब अगर z कैलकुलेट करना है तो y मैक्स लेंगे हम, और यहाँ पर सिग्मा मैक्स लेंगे, ठीक है? तो ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी, और ये m बाय जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर y कहाँ पर है बताओ? z y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आ गया? y तो कहीं पर है ही नहीं ना इस इक्वेशन में। हाँ, कौन सी वाली इक्वेशन की बात कर रहे हो जिसमें z और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? राइट डाउन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन है कि रट के जाने वाला क्वेश्चन है ना? तो सॉल्व तो कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी ना हमको रट के ही जाना पड़ेगा। राइट डाउन, फाइंड द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस, फाइंड द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस फॉर अ स्क्वायर सेक्शन, फॉर अ स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन when it is placed such that, when it is placed such that neutral axis is parallel to one side, neutral axis is parallel to one side, to when neutral axis is along a diagonal, to when neutral axis is along a diagonal, diagonal, ठीक है? ऑप्शन अगर मैं दूंगा भी तो फिर आप तुक्के ही मारोगे, है ना, या फिर किसको रटा होगा तो वो कर पाएगा। सर इतना बुई सच नहीं बोलना था, अच्छा अच्छा, इतना भी सच नहीं बोलना था, हाँ ये बात तो सही है। चलो अब ये देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को पहली बार में क्या किया, पहली बार में इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को हमने रखा सीधा सीधा, और दूसरी बार में इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को रखा टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है? तो एक बार सीधा सीधा रखा, एक बार टेढ़ा टेढ़ा रखा, तो सीधे सीधे में सेम सेम एरिया है, सेम सब कुछ है, ठीक है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसकी साइड्स कितनी हो जाएंगी? ए और ए, ये वाली साइड भी ए, ये वाली साइड भी ए, ठीक है ना? तो पहले वाले में न्यूट्रल एक्सिस क्या है देखो, व्हेन इट इज प्लेस सच दैट न्यूट्रल एक्सिस इज पैरेलल टू वन साइड, तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस है एक साइड से पैरेलल, साइड से पैरेलल, दोनों साइड से ही पैरेलल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना? और फिर दूसरे केस में न्यूट्रल एक्सिस डायगोनल के अलोंग है, ये डायगोनल हो गया, ये भी एक डायगोनल होगा, तो एक डायगोनल के अलोंग न्यूट्रल एक्सिस है। तो इन दोनों केसेस में
क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस। अच्छा, जो रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा वही रेशियो उसका हो जाएगा ना कि कितना ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। अच्छा ये बताओ किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा आएगा? आपको क्या लग रहा है किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा आएगा इन दोनों में से? इन दोनों में से सेक्शन मॉडुलस किसका ज्यादा आएगा? 1.412। सेक्शन मॉडुलस किसका ज्यादा आएगा? पहले वाले का दूसरे वाले का? देखो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन मॉडुलस आई बाय जेड होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले केस के लिए हम सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करें तो पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई वन कितना आ जाएगा इसके लिए? आई वन आ जाएगा, देखो बी डी क्यूब बाय 12 होता है, बी डी क्यूब बाय 12, ठीक है। यहां पर विड्थ की जगह भी ए ही रखना है, डेप्थ की जगह भी ए ही रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4/12, यस और नो? आई ये आ जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ। तो हमारा आई तो आ गया, आई आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले केस के लिए, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे वाले केस के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। आई टू सेकेंड वाले केस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? इसको ना दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे सेक्शन का तो नहीं पता हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले ट्राइंगल का बेस के अबाउट कैलकुलेट किया, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट कैलकुलेट किया। दोनों का ही बेस के अबाउट कैलकुलेट कर लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आई बात? ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया बेस के अबाउट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया हमने बेस के अबाउट, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेस के अबाउट वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है? बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है, इट विल बी बी एच क्यूब बाय 12। लेकिन यहां पर अभी विड्थ और हाइट नहीं पता, विड्थ और हाइट नहीं पता तो पता करेंगे। विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? a√2 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो a√2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी a/√2, a/√2। क्या हो जाएगा? ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो a साइन 45 डिग्री हो जाएगा a/√2, है ना। और यहां से देखो a cos 45 डिग्री, ये भी a/√2 और ये भी a/√2, तो a/√2 और a/√2 ऐड कर देंगे तो a√2 हो जाएगा। सो दिस विल बी a√2। ये बताओ सबको a√2 और a/√2 क्लियर हुए कि नहीं हुए? a√2 और a/√2 सबको क्लियर है ना, ठीक है। ये वाला जो साइड है ये कितनी है? a, ठीक है ना। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? इतनी हाइट हो जाएगी a साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा a cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये a साइन 45 डिग्री a/√2, ये a cos 45 डिग्री a/√2, ये a cos 45 डिग्री a/√2, a/√2 प्लस a/√2 a√2, ठीक। चलिए अब इस ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस के अबाउट, क्या नीचे वाले ट्राइंगल का भी उतना ही आएगा कि अलग आएगा? नीचे वाले ट्राइंगल का भी सेम आएगा कि अलग आएगा? बेस के अबाउट सेम ही तो आएगा, दोनों एक जैसी ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें और उसका ना डबल कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ट्राइंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स ऑफ ट्राइंगल अबाउट बेस, आई एक्स एक्स अबाउट बेस, ठीक है, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है, बी एच क्यूब बाय 12। बी कितना है यहां पर? बी है a√2 बी, और एच क्यूब, एच कितना हो जाएगा? a/√2, a/√2 क्यूब बाय 12, ठीक है। अब देखो नीचे आ गया 2√2, ऊपर आ गया √2 कैंसिल, ठीक है। नीचे 2√2 था, √2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा? a की पावर 4/12, ये बचा a की पावर 4/12, ठीक है। I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों बराबर आ गए, ये तो गलत बात हो गई, नहीं सही बात हो गई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों में कोई भेदभाव नहीं रहा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बराबर बराबर आ गए हैं। अब क्या कैलकुलेट करें? सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा I बाय वाई मैक्स, ठीक है ना। तो इस वाले का सेक्शन मॉडुलस और इस वाले का सेक्शन मॉडुलस दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा? I1 बाय वाई मैक्स यहां पर, ठीक है, और इसका भी Z2 कितना हो जाएगा? I मैक्स बाय
I2 बाय y मैक्स, ठीक है। यहां पर I1 कितना आ रहा है, I1 आ रहा है a की पावर 4/12, दिस इज a टू द पावर 4, a टू द पावर 4/12, ठीक है। और y मैक्स हो जाएगा हमारे पास a/2, दिस डिस्टेंस इज a/2, a/2, ठीक है ना। तो z1 हो जाएगा हमारे पास a³/6, ये आ गया Z1, ठीक है ना। अब Z2 कैलकुलेट करते हैं। Z2 तो सेम ही था, Z2 नहीं सॉरी I2 था a की पावर 4/12 डिवाइडेड बाय y मैक्स। y मैक्स कितना हो जाएगा, इन दिस केस y मैक्स विल बी a/√2, a/√2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a³ डिवाइडेड बाय 12 से √2 गया तो 6√2 बचा, 6√2, ये Z2, ठीक है। तो यहां पर Z1 कितना आ गया, a³/6 और Z2 आ गया a³/6√2, क्लियर है। ठीक, अब पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस, ये वाले केस का और ये वाले केस का। तो Z1/Z2 कैलकुलेट कर देते हैं। फाइनल आंसर Z1/Z2 विल बी इक्वल टू a³/6 डिवाइडेड बाय a³/6√2। Z1/Z2 आ जाएगा √2 या फिर 1.414 आप बोल सकते हो। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा रट के जाना है, ठीक है। ये रट के जाना है, समझ में आई बात। सॉल्व मैंने करा दिया कैसे, लेकिन एग्जाम में आया तो आप वहां पर सॉल्व करने बैठोगे नहीं, मर्जी फिर आपकी है ना। डिराइव तो करवा दिया, लेकिन एग्जाम में अगर आप सॉल्व करना चाहो तो करके जा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब लोग लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। प्रीवियस स्लाइड जल्दी से लिख लो। हो जाए तो बता देना। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम डिराइव तो करेंगे, लेकिन उनके जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आपको याद जरूर रखने हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो ये वाला भी उनमें से एक रिजल्ट है। डिराइव हमने कर लिया, बट आपको रिजल्ट याद करके जाना है, रिजल्ट रट के जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप लिख लो एटलीस्ट, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी the ratio of height to width of a rectangular section of the strongest rectangular section that can be cut from a wooden log of circular section। सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो अकेला, राइट डाउन क्वेश्चन अलोन, अकेला क्वेश्चन लिख लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अकेला लिख लो बस। डन। रिटर्न क्वेश्चन, चलो बहुत ही बढ़िया। तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये वाला सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू आफ्टर लंच।